पटपड़गंज में एक होटल है जो कि हॉन्टेड बताया जाता है और इस होटल के थर्ड फ्लोर पे कुछ कमरे हैं जो कि एडजॉइंट हैं और उनमें कुछ चक्कर है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आविर्भाव हॉरर लाइव के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है स्वप्निल और मैं आपको सुनाऊंगा भूत प्रेतों के किस्से और कहानियां। तो हैप्पी 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 हैलोवीन एवरीवन। पाश्चात्य संस्कृति की झलक और हाँ, उससे पहले सबसे पहले एक चीज़ मैं सबको बताना चाहता हूँ। आविर्भाव का नया इंस्टाग्राम हैंडल शुरू हो चुका है, तो सबको बोल रहा हूँ ज्वाइन कर लो, हमको ज्वाइन कर लो। आविर्भाव हॉरर स्टोरीज, भाई ये है आविर्भाव का नया इंस्टाग्राम हैंडल। मैं कह रहा हूँ सब लोगों से, इस हैंडल को फॉलो कर लो, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, लाइव नहीं देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, इस हैंडल को फॉलो करो, instagram.com/आविर्भाव हॉरर स्टोरीज। हाँ, अबे मेरा बेटा गया है पीछे से, कैसी बात कर रहे हैं यार। जल्दी से यहाँ लाइक शेयर सकफस, लाइक शेयर सबरबस, जल्दी से यहाँ लाइक शेयर और वो कर दो, वो वाला जो तुम्हें पता है ना, जो लाइक शेयर के बाद होता है वो कर दो जल्दी से। और इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें, शेयर करें। यस यस यस। ईशान कह रहे, व्हाई डोंट यू टेल योर फेवरेट स्टोरीज दैट यू हर्ड लाइक फ्रॉम वोल्फी, आई रिमेंबर अ कपल ऑफ हर स्टोरीज। अरे भाई, वोल्फी की कहानियाँ, ये आइडिया अच्छा है कि क्यों ना मैं अपनी कुछ पुरानी कहानियाँ सुनाऊं। ईशान कह रहे हैं, इफ़ यू आर टेलिंग ओल्ड स्टोरीज लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। मैं पागल नहीं हूँ, आई रियली एंजॉयड हाउ यू नरेट दैट वन। मैं पागल नहीं हूँ इज आई थिंक one of my most favorite pieces of all time। तब तक मैं कहानियां देखता हूँ। ईशान भारद्वाज became a member, थैंक यू सो मच ईशान, थैंक यू सो मच। तो आप भी ईशान की तरह मेंबर बनिए आविर्भाव के। 2 लेवल हैं, 299 या 89 रुपीज़ पर मंथ। थैंक यू सो मच ईशान। तो ये है मेरी आविर्भाव की डायरी हॉरर की, है ना। इसकी हालत भी ऐसी भी पड़ी है ना, जैसे मतलब काफ़ी मतलब बढ़िया है। देखो जैसे मैंने इसे बना के रखा है, ये सब मेरे कहानियों के प्रॉम्प्ट्स हैं। और पता है ये कब से हैं? ये हैं जब से मैं इंस्टाग्राम लाइव किया करता था, तब से हैं ये। मैं इंस्टाग्राम लाइव किया करता था ना, तब के लिखे हुए मेरे प्रॉम्प्ट्स आज तक संभाल के रख रखे हैं मैंने। तो सबसे पहला जो नोट है वो है पटपड़गंज का वो हॉन्टेड होटल। मैंने नाम भी लिख रखा है उस होटल का, जो मैं बताता नहीं हूँ ज़्यादातर। और इसमें पल्लवी नाम की एक लड़की ने सबसे पहले मुझे किस्सा सुनाया था और वो रुकी थी रूम नंबर 317 में। सो थर्ड फ्लोर ऑफ दैट होटल, पटपड़गंज का वो हॉन्टेड होटल। हाँ हाँ, कर देते हैं इसको, लो अभी कर देते हैं इसको। कह रहा लाइट जलाओ भाई। नाइस, मैं तुमने लाइट लगाई भाई, ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पटपड़गंज में एक होटल है जो कि हॉन्टेड बताया जाता है और इस होटल के थर्ड फ्लोर पे कुछ कमरे हैं जो कि एडजॉइंट हैं और उनमें कुछ चक्कर है। देन द अदर नोट आई हैव इज, एक लड़का अपने घर जा रहा है और वो देखता है रात के वक्त कि एक छोटा सा बच्चा उसका पीछा कर रहा है। पहले तो वो कहता है यार छोटा सा बच्चा इतनी रात को क्या कर रहा है। क्यूरियोसिटी में वो लड़का बार बार पीछे पलट के देखता रहता है और वो क्या नोटिस करता है कि वो जो छोटा बच्चा है, जितनी भी बार ये लड़का पीछे पलट के देख रहा है, वो छोटा बच्चा बड़ा होता जा रहा है। और ये मुझे बहुत पसंद थी। आई थिंक ये आविर्भाव का जब मैंने यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम शुरू की थी, उस पहली लाइव स्ट्रीम में मैंने एक कहानी सुनाई थी जिसमें, तो ये जो बंदा है रात में बैठा हुआ है क्योंकि इसके कलीग्स दिन में हैं अपनी अपनी लोकेशंस पे। तो ये रात में एक जूम कॉल पे है और इसके पीछे टेबल है, जैसे मेरे पीछे वो टेबल है। ये भाई कॉल ले रहा है एंड एवरीबॉडी इज लाइक अ लिटिल यू नो, ऐसे कि अच्छा ये क्या है। और फिर इसे फाइनली कोई पूछता है मैसेज करके, तेरे पीछे टेबल के नीचे वो बच्चा कौन है। ही रिप्लाइज, आई डोंट हैव एनी चाइल्ड, आई एम नॉट इवन मैरिड येट। एंड द कलीग सेज, बट आई कैन क्लियरली सी अ लिटिल बॉय अंडर द टेबल बिहाइंड यू। कहते नहीं यार मुझे कोई नहीं दिख रहा है। एंड देन दैट गाय जिसने उसको पूछा था कि वो बच्चा कौन है, वो चैट में लिखता है पूरा जूम कॉल में
कैन यू गाइज सी द चाइल्ड अंडर द टेबल? एंड एवरीबडी राइट्स यस। सबको लग रहा है उसका बेटा है, खेल रहा है, जबकि उस टेबल के नीचे कोई नहीं था। और ये बहुत मज़ेदार किस्सा है कुएं वाला, कि एक लड़की आई थी, गांव की बात है, नानी की दादी जो थी अपने कजिन के साथ वो उनके गांव गई थी। तो घूमते घूमते ये दोनों लड़कियां गांव के थोड़े बाहर चली गई। वहां पे एक अजीब सा खेत था, उस खेत की जो जमीन थी वो जली हुई थी। ये दोनों लड़कियां वहां जाती हैं, बात करते करते थक जाती हैं। वहां पे कुआं है पुराना, ये दोनों जाके उस कुएं की मुडेर पे बैठ जाती हैं और दोनों बात करती रहती हैं। ऐसा होता है ना कि मैं और आप बात कर रहे हैं बैठ के, और आप बात सुनते सुनते खड़े हो गए और ऐसे ही चलते चलते सुन रहे हो मेरी बात, और मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि पता है फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ। तो मेरा ध्यान आपकी तरफ है, आप वहाँ खड़े हुए, मैं कुएं पे बैठा हुआ हूँ। जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ मुझे आवाज़ आ रही है, अच्छा, ओह, अच्छा, ओह, अरे। और तब अचानक रेखा की दादी ने नोटिस किया कि वो जिस लड़की से बात कर रही है वो काफ़ी दूर निकल गई है, लेकिन वो जो अच्छा, अरे, ये अब भी एकदम क्लियर आ रही है जैसे कोई पास खड़ा हुआ बोल रहा हो। और तब उन्होंने ध्यान दिया कि ये आवाज़ दरअसल कुएं के अंदर से आ रही थी। उन्होंने अंदर झांक के देखा, सूखा कुआं इतना गहरा है कि अंधेरा है, दिख भी नहीं रहा कितना गहरा है वो। दादी की बोलती बंद हो गई और तब कुएं से आवाज़ आती है। फिर क्या हुआ? दादी उठी और भाग गई वहाँ से। तो मैं अपनी फेवरेट कहानियाँ सुना रहा हूँ दोस्त, अब आप यहाँ रहेंगे यार। वो तुम लोगों ने वो फिल्म देखी है छोरी? हॉरर फिल्म है छोरी, और उसका सीक्वल भी आ गया अब तो, छोरी 2। रिलायंस स्टूडियो से मेरी बात चल रही थी एंड दे वर वेरी कीन ऑन मेकिंग समथिंग आउट ऑफ माई स्टोरीज। मैंने उन्हें ये स्टोरी सुनाई, मैंने स्क्रीन प्ले लिखा, 60 to 70 पेजेस का स्क्रीन प्ले है, एकदम टाइट पेस्ड है। तो छोरी और छोरी 2 के जो डायरेक्टर हैं रिलायंस वाले, उनको लेके आए कि भाई अगर हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो वी विल हैव दिस पर्सन डायरेक्टेड। उस बंदे ने मतलब बड़ी बुराई की यार उस स्क्रीन प्ले और उस कहानी की, कि बहुत ही यार ये तो कुछ भी बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं है ये। मतलब ही वाज़न्ट सेइंग दोज वर्ड्स, बट I have been in enough meetings, in enough client calls to understand that what the other person is actually saying, what they're not saying. He was like, यार एक ही घर में तो सेट है कहानी, पब्लिक बोर हो जाएगी, एक घर में कब तक देखेंगे। रिलायंस वाला जो बंदा था, he was sweet, he's a very sweet guy. He was like, यार बात तो मुझे भी सही लग रही है इसकी, एक घर में कहानी सेट है पूरी, ये पब्लिक बोर नहीं हो जाएगी एक ही सेटिंग को देख देख के, इसको थोड़ा बड़ा बनाओ और जगहों पे लेके जाओ। ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू डू दैट, जिस हिसाब से है वैसी ही बनेगी वरना नहीं बनेगी, ये मैंने सोच रखा है कि जैसी वो कहानी है वो वैसी ही बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, मैं बना लूंगा आगे जाके, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पर मजे की बात भाई, उसी साल आई एक फिल्म जिसका नाम है शैतान, और माधवन और अजय देवगन। And guess what? Most of the film, 90% of the film is set in one house. That Reliance guy was like very, all praises for शैतान। यार देखो ये होता है हॉरर भी अच्छा है, मतलब आर्टिस्टिकली भी अच्छा है और कमर्शियली भी बहुत अच्छा है, कमर्शियली भी चली वो फिल्म। तब मैंने उनका ध्यान इस बात की ओर खींचा कि मालिक आप एक बात बताइए। वो बोले क्या हुआ? मैंने कहा कि आपने कहा था कि अब आप यहीं रहेंगे, एक ही सेटिंग में है तो पब्लिक बोर हो जाएगी। शैतान में भी तो पूरी की पूरी फिल्म ऑलमोस्ट 90% एक घर में ही तो है, आखिरी का आधा घंटा और शुरुआत के 15-20 मिनट दूसरी लोकेशन पे, बाकी पूरी फिल्म एक घर के अंदर होती है। फिर ही वाज लाइक हाँ यार बात तो सही कह रहे हो तुम। और मैं चाहता हूं फ्यूचर के लिए, पोस्टेरिटी के लिए यहां रहे इस लाइव स्ट्रीम पे, आई ट्रूली बिलीव इन दिस स्टोरी, आई ट्रूली बिलीव इन दैट स्टोरी। वो स्टोरी लोगों को बहुत पसंद आएगी और अपनी लाइफ में मैं बहुत ही कम चीज़ों में इतना यकीन रखता हूँ। इस कहानी पे मुझे पूरा यकीन है कि जिस फॉर्म में ये कहानी अभी है ये बवाल मचा देगी, ये बहुत ज़बरदस्त कहानी है। ये बात मैं बोलना चाहता हूँ, 3 से ज़्यादा स्टूडियोज़, बड़े स्टूडियोज़, 3 से ज़्यादा बड़े स्टूडियोज़ इस कहानी को रिजेक्ट कर चुके हैं ये बोल के कि ये अच्छी नहीं है, ऑडियंस को नहीं समझ आएगी। मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव देम, आई बिलीव इन माई स्टोरी। और एक दिन देख लेंगे। ईशान कह रहे हैं अब आप यहीं रहेंगे, द वन विद द मिरर। यार उसमें मिरर एक ही बार था, वो एक्चुअली एक घर की कहानी है जिसमें एक लड़का चेतन एक घर में शिफ्ट होता है और उसे रियलाइज़ होना शुरू होता है कि इस घर में वो अकेला नहीं है, इस घर में कोई भूत है। और फिर उसका उस भूत के साथ क्या डायनामिक बनता है, और जब रिवील होता है कि वो भूत आखिर किसका भूत है, तब पूरी कहानी बदल जाती है। ये स्वप्न वो पाकिस्तान की पेट्रोल टैंकर वाली स्टोरी, ओह ठीक है, डन, पाकिस्तान की टैंकर वाली स्टोरी मैं लिख लेता हूँ।
ये मैंने एक बचपन का किस्सा सुनाया था अपना। वीडियो गेम की दुकान पर एक बूढ़ी औरत दिखती थी मुझे। यार नॉस्टैल्जिया हो रहा है बहुत तगड़ा आज तो। ये आई थिंक 2009-2008 की बात है। मेरे मम्मी पापा ऋषिकेश गए थे एक योगा कैंप में। पूरा किस्सा मुझे मेरी माँ ने सुनाया बाय द वे। मेरे पापा की तबीयत खराब थी, मेरे पापा की किडनी में प्रॉब्लम थी। ऋषिकेश में कोई तो योगा कैंप लगा था, तब फुल हाउस था। किसी जगह पे कोई, किसी भी धर्मशाला में, किसी भी होटल में कोई कमरा नहीं मिल रहा था। मेरे मम्मी पापा को किसी ने बताया कि आप शहर के दूसरी तरफ जाओगे ना, वहाँ पे कुछ होटल्स हैं छोटे, वहाँ पे आपको कमरा मिल जाएगा। और तब ओयो ओया इतना होता नहीं था, ऑनलाइन तो कुछ भी नहीं होता था तब। होटल पहुँचते हैं और वो देखते हैं होटल खाली है, यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं। कमरा मिल जाता है। 1 या 2 दिन तो कैंप में रुके। उसके बाद तीसरे दिन, 2 दिन का कैंप था, तीसरे दिन वो वापस आए। अगले दोपहर की ट्रेन थी उनकी, तो वो लोग होटल में हैं और आके सो जाते हैं वो। तो मेरी मम्मी कहती हैं कि जब हम उस कमरे में होते थे ना, बड़ा अजीब लगता था मुझे ऐसा लगता था कि कोई ना घूर रहा है। मैं कोई नहीं। रात बीत गई, सुबह वो दोनों उठे तो मम्मी ने पापा से पूछा कि तबीयत कैसी है आपकी। तो पापा बोले कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, रात को बहुत अच्छी नींद आई। मम्मी ने कहा चलो भाई शायद योगा कैंप का असर है। तब पापा ने एक बात बोली मेरी मम्मी को, मुझे बहुत अच्छी नींद आई क्योंकि तू रात भर मेरा सर सहलाती रही। अब मेरी माँ ने सुना और मेरी मम्मी हैरान रह गई, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा कि मैंने तेरे पापा को रात भर छुआ तक नहीं था, तो सर सहलाने वाली बात कहाँ से आ गई। पापा बोले पक्का। मम्मी बोली मैंने आपको हाथ भी नहीं लगाया रात को, मैं तो आराम से सोने दे रही थी कि कहीं मैं हाथ लगाऊं और आप उठ जाओ, मैं नींद नहीं खराब करना चाह रही थी। पापा बोले तुमने सही में नहीं सर सहलाया मेरा। मम्मी बोली आपको वहम तो नहीं हो रहा है। पापा बोले वहम नहीं है, मैंने आंख भी खोली थी कई बार। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर तुरंत उठे, सामान बांधा और निकल गए वहां से। फिर है पानी के पाइप्स में से आवाज़ें। ये किस्सा था, कोई तो लड़का किसी चॉल जैसी जगह पे रहने गया था, किसी तो बिल्डिंग में। वो कहता था कि ऐसा होता ना कि बेडरूम है, बेडरूम की दीवार में से पाइप्स जा रहे हैं। वो लड़का कहता था कि भाई पाइप्स में से ना किसी छोटे बच्चे को रोने की आवाज़ें आती थी। और उसने 2-3 लोगों से पूछा जो आसपास रहते थे, उन्होंने कहा हाँ आती हैं पर तू ध्यान मत दे। तो उसकी जो लैंडलॉर्ड थी, कोई बूढ़ी औरत थी लैंडलेडी, उससे एक दिन पूछा उसने कि आंटी ये चक्कर क्या है। तो कहती अरे हाँ ये तो होता रहता है, तुम टेंशन मत लो। बाद में किसी ने उसको बताया था कि ये जो पाइप नीचे जा रहे हैं ना, ये गटर में, इसका ना जाली जो थी टूट गई थी। छोटा बच्चा उसमें गिर गया था, बारिश हुई, पानी भर गया और वो डूब के मर गया। तब से रोने की आवाज़ आती है यहाँ से। तो लैंडलेडी का बहुत सही जवाब था कि अरे तुम लोग टेंशन मत लो, जाने दो। और इसमें बहुत सारी हैं, ख़त्म ही नहीं होंगे। स्पॉटिफाई में कब आओगे भैया? स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट पड़ी है, सुन लो, आविर्भाव नाम से है ना भाई स्पॉटिफाई। अरे भाई है ना भाई, स्पॉटिफाई पे है ना भाई। मियाँ क्या बोल रहे है ना भाई, पूरी पॉडकास्ट पड़ी है भाई स्पॉटिफाई पे। क्या बोल रहे ले तुम, स्पॉटिफाई पे पूरा पॉडकास्ट पड़ा अपना भाई। 2 कहानियां मैंने डिसाइड की थी। सबसे पहली कहानी है मैं पागल नहीं हूँ, और दूसरी है पाकिस्तान का ऑयल टैंकर, जो आई थिंक बहावलपुर की घटना है ये। मैं पागल नहीं हूँ मैंने एक डायरी एंट्री की तरह लिख रखी है, तो पहले उसी से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली आविर्भाव स्टोरी। मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले साल मेरी पति की नौकरी की वजह से हम इस जगह आ गए, और तभी से मेरे साथ अजीब अजीब वाक़ये हो रहे हैं। पहले तो मुझे सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती थीं, लेकिन उसके कुछ वक्त बाद से मुझे चीज़ें दिखाई भी देने लगीं। ऐसी चीज़ें जो वहाँ नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं पागल नहीं हूँ। एक दोपहर को मैंने देखा कि मेरी हॉल की खिड़की से मेरा बड़ा बेटा मेरे घर के अंदर झांक रहा था। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे मेरे पीछे की तरफ इशारा करने लगा। मैं पलटी और मैंने देखा मेरे दोनों बच्चे मेरे पीछे अपने कमरे में सो रहे थे। मैं पलटी, खिड़की के बाहर खड़ा मेरा बड़ा बेटा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, और उसी तरह हंसते हुए वो वहाँ से चला गया। फिर एक रात मुझे घर के बाहर से कुछ आवाज़ें आईं। मैंने बाहर देखा तो पाया कि कुछ लोग मेरे दोनों बच्चों को मार रहे थे। मैंने घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो देखा कि उसके हैंडल गायब थे। मैं रोई, चीखी, चिल्लाई कि मेरे बच्चों को छोड़ दो, लेकिन उन लोगों ने मेरे दोनों बच्चों को मेरी आंखों के सामने जिंदा जला दिया। मैं फर्श पर गिरकर रोने लगी।
इतने में मेरा बड़ा बेटा कमरे से बाहर मेरे पास आया और पूछने लगा कि आखिर बात क्या है। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैं पागल नहीं हूं। मैंने ये सब अपने पति को नहीं बताया है। पहले भी मेरा दिमागी इलाज हो चुका है। पहले भी मेरा दिमागी इलाज हो चुका है और मुझे डर है कि कहीं इस बार मेरे पति मुझे पागल खाने ना भेज दें। मैं पागल नहीं हूं। एक दोपहर मैं सोफे पर लेटी हुई थी जब मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गईं। वो चुपचाप मुझे घूरती रहीं। थोड़ी देर बाद बोली, अब हम यहाँ बिना हिले बैठे रहेंगे। उसके बाद वो किसी मूर्ति के जैसी सोफे पे बैठ गईं। मेरी सास को गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं। मैं पागल नहीं हूं। उसके कुछ दिन बाद रात को मेरे पति अपने कमरे से उठकर बाहर चले गए। थोड़ी देर तक जब वो नहीं आए तो मैं उन्हें ढूंढने निकली। हॉल में पहुंचकर मैंने देखा मेरे पति मेरे दोनों बेटों के साथ सोफे पर किसी मूर्ति की तरह बैठे थे। मुझे देखकर वो भी वही बात बोले, अब हम यहाँ बिना हिले बैठे रहेंगे। मुझे यकीन है कि ये लोग मेरा परिवार नहीं है। मेरा असली परिवार कहाँ है मैं नहीं जानती, पर ये लोग पता नहीं कौन है जिन्होंने मेरे परिवार का रूप ले रखा है। मुझे बहुत डर लगता है। कई रातों को मुझे सुनाई देता है कि मेरा बड़ा बेटा और पति आपस में मुझे जान से मारने की बातें कर रहे होते हैं, पर जब मैं उठ के देखती हूँ तो वो लोग मेरे पास सो रहे होते हैं, जबकि उनकी आवाज़ें मुझे बाहर से साफ सुनाई दे रही होती हैं। एक दिन मेरी सास दोबारा घर आ गई और मेरे छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाने लगी। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे कपड़ों की अलमारी में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे बड़े बेटे ने अलमारी खोली। मेरा छोटा बेटा उसके साथ था, लेकिन अब मुझे यकीन है कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। एक दिन मेरे पति बच्चों को लेकर डॉक्टर के यहाँ गए। जब वो वापस आए तो मैंने देखा कि बच्चे उनके साथ नहीं थे। उन्होंने मुझे बताया कि बच्चे अब कुछ दिन अपनी बुआ के पास रहेंगे। तब से ही मेरे दोनों बच्चे अपनी बुआ के साथ रह रहे हैं। लेकिन मैंने अपने पति को नहीं बताया है कि उनके जैसे ही 2 और बच्चे हमारे घर में बड़े वाले संदूक के अंदर रहते हैं। जब भी मुझे मेरे बच्चों की याद आती है मैं उस संदूक के अंदर जाकर बैठ जाती हूँ। मेरे पति ज़बरदस्ती मुझे संदूक से बाहर निकालते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ एक डॉक्टर के पास चलूं। मैं पागल नहीं हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पति किसी काम से बाहर गए थे और थोड़ी देर बाद कोई और आदमी घर में घुस आया। मैंने शोर मचाना शुरू किया तो वो बोला कि वो मेरा पति है। पता नहीं कैसे, पर उस आदमी ने मेरे घर में मौजूद हर तस्वीर में मेरे पति की जगह खुद की शक्ल लगा दी। और तो और उसने मेरे पड़ोसियों को भी अपने जाल में ले लिया है। वो भी कहते हैं यही आदमी मेरा पति है, पर मैं जानती हूँ ये मेरा पति नहीं है। एक रात मैंने हिम्मत करके रसोई से चाकू लिया और उस आदमी को मारने की कोशिश की, पर वो जाग गया। उसके बाद वो मुझ पर बहुत चिल्लाया और घर से चला गया। तब से मेरे पति और मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं। अब उन्हें संदूक में छिपने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि मेरी सास भी अब हमारे साथ रहती हैं। कुछ दिन पहले वो आदमी फिर से हमारे घर के बाहर दिखाई दिया था। उसके साथ कुछ लोग और थे। पता नहीं वो क्या चाहता है, पर जो भी हो, मैंने अब अपने पास चाकू रख के सोना शुरू कर दिया है। अगर वो आदमी फिर से मेरे घर में आया तो मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए उसकी जान लेने से भी नहीं हिचकूंगी। मैं पागल नहीं हूँ। ये होती है कहानी, ये होती है हॉरर स्टोरी। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? स्वागत है आविर्भाव की हॉरर लाइव स्ट्रीम में। हम आज भी कुछ किस्से कहानियां सुनाने वाले हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वक्त से घर में हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। जब से हम लोग इस घर में आए हैं चीज़ें थोड़ी अजीब हो रही हैं। आई थिंक पुराना घर है तो थोड़ा तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, बट मैं इस बार कॉन्फिडेंट हूँ कि अब चीज़ें सही रहेंगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी और हमारी सारी हॉरर लाइव स्ट्रीम्स, हमारा सारा का सारा हॉरर कंटेंट
एकदम मस्त जाएगा गाइस। तो आप अपनी अपनी हॉरर स्टोरीज सबमिट कीजिए मुझे, मैं उन्हें लाइव स्ट्रीम पर नरेट करूंगा या शेयर करूंगा या चैनल पे भी डाल दूंगा। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये भूत भूत कुछ नहीं होता है, ये सब दिमाग का वहम है। आप इन सब में यकीन मत कीजिए और अपनी अपनी लाइफ खुशी से जीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। भाई ये मस्त क्लिप आएगी भाई मस्त क्लिप आएगी। तो चलो गाइस आज की आखिरी कहानी पढ़ते हैं। आज की ये जो आखिरी कहानी है इसका नाम है जमीन का इंसाफ। और ये कहानी काफ़ी मतलब क्लोज है मेरे, क्योंकि ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसे सोसाइटी नॉर्मल नहीं मानती है। तो ये कहानी एक्चुअली सत्य घटना पर आधारित है। ये वाकया पाकिस्तान में हुआ था, इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक गांव है जिस गांव में रहती है एक औरत, बेवा हो चुकी थी और उनके पति ज़्यादा कुछ तो छोड़कर नहीं गए थे उनके लिए, एक बेटा छोड़ के गए थे। 13-14 साल का लड़का था ये लड़का ऑटिस्टिक था, स्पेशल नीड्स चाइल्ड था। ये ऑटिज्म न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसे ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। जिस इंसान के साथ ये कंडीशन होती है उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिलेड होते हैं। मतलब ज़्यादातर केसेस में जिन्हें ऑटिज्म होता है वो लोग बात नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। अगर आप उनसे कोई बात करेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे कि आप करना क्या चाह रहे हैं। इन्हें सोशल एटिकेट्स नहीं समझ में आते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे बैठना ही है, या मैं इस चीज़ को नहीं छू सकता, या मुझे वहाँ पे नहीं चढ़ना है। इन्हें ये सब नहीं समझ में आता है। ये दिल के बहुत साफ होते हैं ये लोग किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचते, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, किसी के बुरे में प्लानिंग प्लॉटिंग में शरीक नहीं होते, अपने काम से काम रखते हैं और अपनी एक ईमानदार ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी इन पर पागल का टैग चिपका देती है। ये लोग पागल नहीं होते हैं, इनमें बहुत काबिलियत होती है, उन्हें कोई समझ नहीं पाता है। तो मेरे बेटे के साथ यही कंडीशन है। मेरा बेटा ऑटिस्टिक है और वो नॉन वर्बल है। मतलब जब से वो पैदा हुआ है तब से लेके आज तक उसने एक शब्द नहीं बोला है। अब वो 13 साल का है। मेरे और मेरी वाइफ के कानों ने आज तक मम्मी या पापा नहीं सुना है। सो हालांकि 13 साल से मैं बाप हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी पापा नहीं सुना। तो ये कहानी पाकिस्तान की है, जहाँ एक ऐसा ही 13 साल का बच्चा रहता था अपनी माँ के साथ। अब्बू जान उनके फौत हो चुके थे, मतलब पापा की डेथ हो चुकी थी, अब माँ ही उन्हें संभाला करती थी। अब गांव में ऐसे बच्चे के लिए क्या ही सपोर्ट होगा। जैसे ऑटिस्टिक लोगों के लिए थेरेपीज़ लगती हैं, उन्हें थेरेपी से गुजरना पड़ता है, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन का करिकुलम होता है, स्पेशल सिलेबस होता है, उन सब का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन गांव में और छोटे शहरों में ये सब कुछ नहीं होता है। या तो इन्हें पॉजेस्ट बोल दिया जाता है कि इनके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, या फिर इन्हें पागल बोलकर जंजीर से बांधकर, रस्सियों से बांधकर कमरे में बंद कर दिया जाता है। तो ये माँ और बेटा अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। माँ सिलाई करके और छोटे मोटे काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाती थी। माँ बेचारी खुदा में बहुत मानती थी, कोशिश करती थी कि शायद खुदा ही उसके बेटे को ठीक कर देगा। तो ईद आने वाली थी। माँ ने एक सोचा कि भाई क्यों ना इस बार बच्चे से हम कुरान पढ़वाएंगे, शायद ठीक हो जाए। माँ ने नया पठानी सूट सिला, अच्छे कपड़े बनाए, बच्चे को पहनाया और मस्जिद तक छोड़ आती। मस्जिद में अंदर जाके बच्चा बैठता, पढ़ने की कोशिश करता। पढ़ना तो आता नहीं था, लेकिन सबको देखता कि सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं पढ़ते पढ़ते, वो भी यही करता। 2-3 दिन ये चला। माँ जाती, मस्जिद के बाहर खड़ी रहती। थोड़ी देर बाद अंदर से कोई आता कि अरे ये तो तंग कर रहे हैं, ये तिलावत नहीं करने दे रहे। माँ रोज़ ले जाने लगी, रोज़ छोड़ देती। धीरे धीरे बच्चा भी अंदर रहने लगा थोड़ा। तो माँ को लगा कि शायद अब इसे आदत पड़ गई है, अब मैं इसे छोड़ देती हूँ। ऊपर से सिलाई का काम काफ़ी आ रहा था, ईद आ रही थी, सिलाई के कपड़ों के ऑर्डर आ रहे थे, तो माँ को वो भी पूरे करने थे, पैसे तो उन्हीं से कमाती थी। तो माँ ने वही किया। माँ ने मस्जिद में बच्चे को छोड़ा और घर जाके सिलाई करने लगी। थोड़ी देर बाद घर पे 2 औरतें भागती हुई आईं। कहती हैं, अरे बीबी, उसके साथ देखो क्या हो रहा है, क्या कर दिया उसने। माँ सारा काम छोड़ के नंगे पैर भागी। मस्जिद के पास पहुंची तो मस्जिद तक पहुंचने से पहले ही बाजार में भीड़ लगी हुई थी। उस औरत को क्या पता था कि ये भीड़ उसके बच्चे की वजह से लगी हुई है। वो हुजूम उस बच्चे को पीट रहा था।
उस बच्चे पे इल्ज़ाम था मस्जिद में रखी कुरान उसने फाड़ दी। अब कोई चलता फिरता आता कहता अरे पागल है बच्चा, इसको छोड़ दो। तो 2-3 समझदार लोगों ने कहा कि नहीं, ये पागल नहीं है, इस पे शैतान का साया है, इसीलिए इसने कुरान फाड़ी है। माँ बेचारी भीड़ में से होके बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करती रही। अब बच्चा जो बेचारा ना कुछ समझा पा रहा है और ना ही समझ पा रहा है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, लोग उसे जानवरों की तरह पीट रहे हैं। थप्पड़, लात, घूंसे, सोटे सब बज रहे हैं उस बेचारे बच्चे में। अब उस बच्चे को एक ही चीज समझ में आती है कि यहां से भागो। माँ उसे रोकने की कोशिश कर रही है, माँ भीड़ को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नहीं रोक रहा है, सब पागल हो गए। वो बच्चा भागना शुरू करता है। उस औरत के बस की नहीं है इतना, वो भीड़ के पीछे पीछे जितनी तेजी से हो सकता है दौड़ रही है, लेकिन बच्चा और भीड़ उससे तेजी से चल रहे हैं आगे। और भीड़ के हाथ में जो आ रहा है उसे मार रहे हैं। नए लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है, अरे इसने कुरान फाड़ दी, वो भी उसे मारने पे लग गए। वो बच्चा बेचारा फटे कपड़े, उधड़े बाल, जख्म लिए भागे जा रहा है रोता रोता। कोई उसकी बात समझने को तैयार नहीं है, कोई उस बच्चे को समझने को तैयार नहीं है। उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्यों हो रहा है ये। वो बस बेचारा डर के मारे घर की तरफ भाग रहा है। इतने में किसी एक आदमी के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने कहा कि इसने कुरान की बेहुरमती की है, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वो कहीं से थोड़ा सा पेट्रोल ले आया एक बोतल में, उसने उस बच्चे के ऊपर उस पेट्रोल को छिड़का और आग लगा दी। आग लगते ही पूरी भीड़ तितर बितर हो गई, क्योंकि उन्हें जलने का खतरा था। सिर्फ एक शख्स उस बच्चे के पास गया, वो थी उसकी माँ। और तब तक लपटों ने बच्चे को अपने आगोश में ले लिया था। अब वो बच्चा बेचारा पूरी तरह जलता हुआ, अंगारा बना हुआ, इधर उधर गिरता पड़ता भाग रहा है। उसकी माँ रोती चीखती बिलखती उसे बचाने की कोशिश कर रही है, उसे पकड़ रही है। इस चक्कर में उसके भी हाथ जल रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो बच्चा निढाल होकर ज़मीन पे गिरा और फिर उसके बाद वो नहीं उठा। भीड़ ने नारे लगाए, भीड़ खुश हो गई कि हाँ हमने इंसाफ कर दिया और सब अपने अपने घर चले गए। कहानी नहीं बना रहा हूँ मैं, ये सच्चा किस्सा ही हुआ है। ये सारा जो वाकया हुआ ये गांव में शुरू हुआ, उस गली से जिस गली में मस्जिद थी। फिर हम बाजार में गए और फिर बाजार से उस बच्चे को पीटते पीटते वो वहां ले गए जहां खेत शुरू होते हैं, जहां सड़क मिलती है और सड़क के किनारे खेत होते हैं। उन्हीं खेतों में उस बच्चे को जला के मार दिया उन्होंने। 13-14 साल का बच्चा था, ऑटिस्टिक। सब अपने अपने घर चले गए, सब खुश हो गए, भाई हमने आज हिफाजत की है। माँ का क्या हुआ नहीं पता। अब कुछ दिन बाद वहां पे एक और वाकया होता है। हाईवे पर पेट्रोल का टैंकर जा रहा है और एक्सीडेंट होता है और वो पेट्रोल का टैंकर पलट जाता है और पलटने से टैंकर में छेद हो जाता है, टैंकर लीक होना शुरू हो जाता है और पेट्रोल निकलना शुरू हो जाता है। वो सारा पेट्रोल बह के खेतों में जा रहा है और खेत भर गए पेट्रोल से। लोगों को पता पड़ता है कि भैया पेट्रोल मिल रहा है फ्री। लोग बाल्टियां, डोलचियां, बोतलें सब ले लेके आ रहे हैं और पेट्रोल भर रहे हैं, दनादन दनादन पूरे गांव वाले। पता नहीं कैसे उस पेट्रोल ने आग पकड़ ली। जितने भी लोग उस वक्त वहां मौजूद थे सब जल के खाक हो गए, एक भी नहीं बचा। जितने भी लोग वहां आए थे अपने लालच में सब मारे गए। सबके साथ वही हुआ जो उस बच्चे के साथ हुआ था। उस बच्चे की माँ का क्या हुआ ये मुझे भी नहीं पता अभी तक, लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ, उस दिन उस ज़मीन ने इंसाफ किया कि एक बच्चा जो ना अपने बारे में कुछ बता सकता था, ना कुछ समझा सकता था और ना ही समझ पा रहा था कि उसके साथ ये क्यों किया जा रहा है, उसके लिए आवाज़ उस ज़मीन ने उठाई जिस ज़मीन पे उसके साथ गलत काम किया गया। पाकिस्तान के बहावलपुर का किस्सा है ये, गूगल कर लेना। तो गाइज थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का हैलोवीन स्पेशल। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। आई होप आप लोगों को किस्से कहानी अच्छे लगे होंगे। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और तब तक के लिए मैं फिर से कहता हूँ, डरना मत, अपना अपना ख्याल रखना। बाय बाय।